गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का ही पार्ट्स है। इससे पहले वाली क्लास में हमने नर जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्त्रियों के लैंगिक अंग को दो भागों में बांटा गया है। जैसे हमने नर जनन तंत्र में पढ़ा था कि नर जनन तंत्र के अंगों को भी दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है या कौन सा है? तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? वह है ओवरी अर्थात अंडाशय। प्राथमिक लैंगिक अंग मनुष्य में कौन था? पुरुष में वृषण, मादा में कौन है? अंडाशय। वृषण भी एक जोड़ी होते हैं, अंडाशय भी एक जोड़ी होते हैं। अब इस प्राथमिक लैंगिक अंग से क्या कार्य होता है? एक तो है मादा युग्मक, कौन होता है? अंडाणु, इसको अपन एग बोलते हैं। तो मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करना इसके द्वारा, प्राथमिक लैंगिक अंग के द्वारा। और दूसरा कार्य है मादा लिंग हार्मोन का स्राव करना। मादा लिंग हार्मोन दो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोनों का स्राव यहाँ से किया जाता है। ये हार्मोन क्या करते हैं? तो मादा के जो लैंगिक लक्षण होते हैं उन लक्षणों का नियंत्रण इस हार्मोनों के द्वारा किया जाता है। बात करें हम पुरुष की, तो पुरुष के भी प्राथमिक लैंगिक अंग के दो काम थे। एक तो था नरीगुणक शुक्राणु का निर्माण करना और साथ में हार्मोन का स्राव करना। पुरुष में हार्मोन कौन सा था? टेस्टोस्टेरोन, जबकि इसमें क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो तुलनात्मक अध्ययन करके भी इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखिए, द्वितीयक लैंगिक अंग, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द्वितीयक लैंगिक अंग से तात्पर्य या इसकी परिभाषा हम अगर बताएं तो परिभाषा क्या होगी कि प्राथमिक लैंगिक अंग के अलावा जो भी अंग जनन में सहायता करता है उन अंगों को हम द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन से अंग बचते हैं। ये अंडाशय तो आप देखिए, प्राथमिक लैंगिक अंग दो अंडाशय। ये चित्र है मादा जनन तंत्र का, जिसमें एक अंडाशय तो हीरा और एक अंडाशय हीरा, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ होते हैं। इन दोनों अंडाशय के द्वारा क्या बनते हैं? मादा युग्मक बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। और देखिए अंडवाहिनी, द्वितीयक लैंगिक अंग में पहला भाग या पहला अंग बोल सकते हैं इसको, वो है अंडवाहिनी। कहाँ देखिए अंडवाहिनी? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। ये यहाँ से यहाँ तक जाती है। ये क्या है? अंडाशय। ये क्या है? गर्भाशय। ये गर्भाशय है। तो अंडवाहिनी क्या करती है? जो अंडाशय में अंडाणु बनता है उस अंडाणु को अंडाशय से कहाँ ले जाती है भाई? गर्भाशय तक ले जाती है। ये इसका काम है अंडवाहिनी का। और साथ में हम आगे बढ़ेंगे, जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन, वो इस फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, अंडवाहिनी में होता है। अर्थात अंडाणु और शुक्राणु का संलयन इसी मार्ग में होता है। तो अंडवाहिनी, इसकी लंबाई कितनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई में, संख्या में एक जोड़ी होगी। और इसका कार्य क्या है कि अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाना। एक माह जनन के दौरान, जनन प्रक्रिया के अंदर एक माह में एक अंडाणु यहाँ से बनता है, दोनों में से एक अंडाशय से और वहाँ बन करके अंडवाहिनी के द्वारा, ये जाता हुआ दिख रहा है ना आपको, ये गति और करता हुआ कहाँ पहुँचता है? अंडाशय में पहुँचता है, सॉरी गर्भाशय में पहुँचता है अंडाशय से। इसके बाद देखिए गर्भाशय, यूट्रस, खोखला होता है। ये खाली वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये खोखला होता है। खोखला क्यों? क्योंकि इसमें शिशु के लिए खाली स्थान होता है, तो खोखला होता है। और पेशी अंग होता है, ये आवश्यकता अनुसार शिशु के साइज के अनुसार
बढ़ सकता है और जन्म के बाद वापस सिकुड़ जाता है, तो पेशी अंग होता है। जहां भ्रूण का रोपण होता है, भ्रूण के रोपण से तात्पर्य है जो गर्भ में भ्रूण बनता है। भ्रूण किससे बनता है? निषेचित जो युग्मनज होता है उस युग्मनज के बारंबार विभाजन से कोशिकाओं का ऊतकों का समूह बनता है, उसको हम भ्रूण कहते हैं। तो उस भ्रूण का रोपण, रोपण का मतलब वो यहाँ पर गर्भाशय में कैसे रोकेगा, तो उसका जो रोपण है, स्थायीकरण है, वो इस गर्भाशय के अंदर किया जाता है। प्लेसेंटा का निर्माण होता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इसको हम हिंदी में बोलते हैं ओवल। नाम सुना होगा आपने, गांव में अपन कार्यक्रम भी करते हैं, जिसको अपन कहते हैं कि ओनाल, ओवल गाड़ना, जमीन के अंदर कुछ घड़ा रख करके उसमें ओवल को रखते हैं, तो वो गांव में अपन क्या बोलते हैं उसको ओनाल, जबकि होता क्या है ओवल। उस ओवल को क्या बोलते हैं यहाँ पर साइंटिफिक भाषा में? प्लेसेंटा बोलते हैं। इसी प्लेसेंटा कहाँ जुड़ी हुई रहती है? अपने नाभिक से जुड़ी हुई रहती है माता के गर्भाशय से, और इसी प्लेसेंटा के द्वारा उस गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण प्राप्त होता है। उसमें से रक्त का संचार होता रहता है और उसी रक्त से ऑक्सीजन और जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं उनका संचार इसके द्वारा होता है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि माता और शिशु के बीच में जो योजक कड़ी है या जिसके द्वारा पोषण की पूर्ति होती है उसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, और प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय के अंदर होता है। और देखिए भ्रूण का विकास डेवलपमेंट जो आगे होगा, शिशु के रूप में उसका जन्म होगा, तो शिशु तक उसकी विभिन्न अवस्थाओं को पूरा करना कौन करता है? गर्भाशय। इसके लिए इस गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति है वो मोटी हो जाती है और उसमें रक्त का संचार बढ़ करके सभी तत्वों को वहां पर लाया जाता है। आगे देखिए लास्ट द्वितीय अंग है, वो होता है योनि, वेजाइना। यह एक मैथुन कक्ष होता है, यानी संभोग की क्रिया के लिए स्थान होता है, जिसमें मैथुन क्रिया होती है नर और मादा के द्वारा सहवास की क्रिया। और मासिक धर्म होता है, मासिक धर्म, रजोधर्म या ऋतुस्राव, तो उस ऋतुस्राव के भी लिए मार्ग के रूप में काम करता है। यानी जो मासिक धर्म रक्त और म्यूकस के रूप में जो बाहर निकलता है वो उसी मार्ग से निकलता है और प्रसव के मार्ग के रूप में कार्य करता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब इसी रास्ते से उस बच्चे का बाहर की ओर निकास होता है। तो जो शरीर को बाहर से गर्भाशय तक क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। शरीर बाहर की ओर और अंदर किसे जोड़ रहा है? गर्भाशय। तो बीच में कौन आया? वेजाइना, योनि। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है इस वाले भाग की, जो कि मैथुन कक्ष के रूप में कार्य करता है। और देखिए इसके अंदर लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं? इस योनि मार्ग के अंदर लैक्टिक अम्ल का स्राव करते हैं। दही में कौन से जीवाणु होते हैं? लैक्टोबैसिलस। उससे अम्ल कौन सा निकलता है? लैक्टिक अम्ल। तो ठीक वैसे के वैसे जीवाणु यहाँ पर योनि में होते हैं, और इन जीवाणु के द्वारा छोड़ा गया जो लैक्टिक अम्ल है वो इस लैक्टिक अम्ल को, इस योनि को संक्रमित होने से बचाता है। क्योंकि बाहर की तरफ अगर है तो इसमें कई प्रकार के जीवाणु का संक्रमण, इन्फेक्शन आदि हो सकता है, तो उसको ये क्या करते हैं? मुक्त रखने का काम करते हैं। तो यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि 2 पार्ट थे लैंगिक अंगों के। प्राथमिक लैंगिक अंग जिसमें अंडा से आ गई एक जोड़ी, और द्वितीयक लैंगिक अंग में आपकी अंडवाहिनी आ गई, गर्भाशय आ गया और योनि आ गई। ये है। इसके बाद देखिए कुछ प्रजनन की प्रावस्थाएं हैं। सबसे पहले है युग्मक जनन, गेमेटोजेनेसिस। देखो इसका नाम ही क्या है? युग्मक जनन। अब युग्मक क्या होते हैं? अंडाणु और शुक्राणु। तो उनके जनन की प्रक्रिया, अगुणित शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण को हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। नाम से इसकी परिभाषा समझ में आ जाती है। दूसरा देखिए निषेचन, फर्टिलाइजेशन, अंडाणु और शुक्राणुओं का संलयन। जहां पर ये दोनों मिल जाए उसको हम बोलते हैं निषेचन। अभी मिलते कहाँ हैं? तो ये मिलते हैं अंडवाहिनी के अंदर। कैसे मिलते हैं? देखिए जब मैथुन क्रिया के दौरान नर के द्वारा शुक्राणु छोड़े जाते हैं तो वो शुक्राणु यहाँ से गति करते हुए इधर की ओर जाते हैं, और उस समय अगर इस अंडवाहिनी के अंदर अंडाणु होता है तो उस अंडाणु और उस शुक्राणु के साथ में क्या हो जाता है? संलयन हो जाता है, जिसको हम कहते हैं निषेचन।
जिन माताओं के अंडवाहिनी किसी कारण से अगर बंद होती है तो निषेचन प्रक्रिया वहां पर संपन्न नहीं हो पाती है। तो निषेचन समझ में आ गया होगा, आसान सा है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगे देखिए विदलन या भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, किसे कहते हैं। तो युग्मनज, इन दोनों के संलयन से जो युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, वो क्या करता है, बारंबार समसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है, समसूत्री विभाजन, जिसको अपन माइटोसिस बोलते हैं। इसमें बनने वाली जो कोशिकाएं होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, और जब ये पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण वाली अवस्था को हम क्या बोलते हैं, विदलन बोलते हैं। फिर देखिए क्या होगा, इस विदलन से क्या बनता है, कोरक नामक संरचना बनती है। वो कोरक का गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में रोपण होता है। रोपण का मतलब वो किसी संरचना से स्थिर हो जाता है, रुक जाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण का रोपण कहते हैं, या भ्रूण का वहां पर स्थिर हो गया, भ्रूण रुक गया है। इसके बाद देखिए प्रसव, जिसको हम डिलीवरी कहते हैं। जब बच्चे का विकास पूर्ण हो जाता है तो शिशु का जन्म होता है। किस मार्ग से होगा, इसी मार्ग से होता है, तो इसको हम प्रसव कहते हैं। तो ये 3-4 तो ये अवस्थाएं थी, और यह आपके प्रजनन तंत्र के 2 पार्ट थे, प्राथमिक और द्वितीयक लैंगिक अंग। इसमें कुछ बातें और है, जैसे कि हम बात करें कि अंडाणु का निर्माण कौन करता है, तो अंडाशय में छोटी छोटी क्या पाई जाती है, अंडपुट्टिकाएं पाई जाती है। इन अंडपुट्टिकाओं के द्वारा ही अंडाणु का निर्माण होता है। और ये अंडाणु का निर्माण प्रारंभ कब होगा, जब मादा या लड़की किशोर अवस्था में प्रवेश करती है। तो उस किशोर अवस्था में प्रवेश करने के दौरान इसमें से स्रावित हार्मोनों के द्वारा उसको नियंत्रित या उसकी शुरुआत की जाती है। और 48 से 52 वर्ष की उम्र के बाद यह अंडाणु का निर्माण बंद हो जाता है, जबकि पुरुषों के अंदर जो शुक्राणु निर्माण प्रक्रिया है वो आजीवन चलती रहती है। और देखिए, अगर इस जाने वाले अंडाणु का संलयन शुक्राणु से नहीं होता है तो उस समय ये अंडाणु और गर्भाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है वो टूटकर रक्त और म्यूकस के रूप में शरीर से बाहर निकलती है, जिसको हम मासिक धर्म के नाम से जानते हैं। और यह प्रक्रिया 28 से 30 दिन के अंतराल में होती है, यानी 1 महीने के अंतराल से, इसलिए इसको हम मासिक धर्म कहते हैं। मासिक का मतलब 1 मास का समय इसमें लगता है लगभग। और जैसे हम बात करें निश्चित समय बाद में प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है, तो जैसे ऋतुएं आती है ना, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक वैसे ही, तो इसको ऋतुस्राव के नाम से भी जाना जाता है, या निश्चित समय बाद में स्राव होना ऋतुस्राव, मासिक धर्म या फिर रजोधर्म इसको कहते हैं। जब सबसे पहले प्रक्रिया होती है उसको रजो दर्शन बोलते हैं, और जब अंतिम बार ये प्रक्रिया होती है उसको रजो निवर्ती, जो कि 48 से 52 वर्ष की उम्र में बंद हो जाती है, उसको रजो निवर्ती कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार कोई समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट्स करें, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।